वर्तमान संक्रमण काल में जो अपने छात्रों तक पहुंचने की तकनीक है उसका उपयोग करते हुए हम मोटा मोटी संवाद का संप्रेषण प्रायः ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से वीडियो रिकॉर्डेड वक्तव्य के माध्यम से और अन्य वैकल्पिक साधनों से करते हैं। मुझे यह संवाद वीडियो के माध्यम से करने से ज़्यादा लाभप्रद छात्र उपयोगी प्रतीत होता है। यद्यपि इसमें वार्ता संवाद जो द्विपक्षीय होना चाहिए उसका अभाव है, फिर भी हम अपना संदेश अपने अनुभूत इतिहास के अध्येता होने के नाते जो प्रेषित करना चाहते हैं वो कर डालते हैं। तो ऐसा मेरा मानना है कि इतिहास में विद्यार्थी, शिक्षक और जितने भी सरोकार रखते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, सबको मोटे तौर पर कुछ कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। सामान्य वक्तव्य हम किसी मंच से दे सकते हैं, लेकिन जब हम इतिहास के मंच से इतिहास से संबद्ध कोई संवाद करते हैं तो इतिहास की एक आचार संहिता हम पर लागू होती है। अर्थात हमें अपने वक्तव्य में क्रोनोलॉजी की जानकारी देते रहना चाहिए, उस समय की पारिस्थितिकी की जानकारी देते रहना चाहिए। उस समय चिंतन का जो स्वरूप था, विचारों का जो प्रवाह था, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। और प्रमाण के साथ, वो भी प्रमाण वैसे जो न्यायालयों में प्रमाणित होते हैं, जिनकी विश्वसनीयता अधिक होती है, जो कई प्रकार के स्रोतों के द्वारा पुष्ट होते हैं। तो जब हम इतिहास की भूमि पर खड़े होते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। एक छात्र को, एक शिक्षक को अपने वक्तव्य में या लेखन में इन बारीकियों का ख्याल करना चाहिए कि वह एक आम मंच का प्रवक्ता नहीं है। इतिहास संबंधी पृष्ठभूमि उसकी है और उस आधारशिला की गहराई का संज्ञान उसको है। तो क्रोनोलॉजी के अभाव में हम कई प्रकार के घालमेल करते हैं, जैसा कि प्रश्नोत्तरों से मिलता है। छात्र कभी लक्ष्मीबाई को मध्य युग में ले जाते हैं, कभी मध्ययुगीन शासक को प्राचीन में ले जाते हैं और समय के अतिरेक या अंतराल का ख्याल नहीं करते हैं, तो हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। इसलिए इसके बाद एक सवाल प्रायः होता है जिसमें सामान्य लोग भी पूछते हैं कि इतिहास में काल विभाजन क्या है। परंपरागत से तो हम लोग जानते हैं कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो ये नामकरण मोटे तौर पर है। आज ब्रिटिश शासनकाल में हर शासक अपने हिसाब से इतिहास का निर्देशन या निरूपण करता है। तो उन लोगों ने हिंदू भारत, इस्लाम भारत और क्रिश्चियन भारत के नाम से, अर्थात सांप्रदायिक आधार पर इतिहास का लेखन किया। बाद की पीढ़ी और उसके सर्जक इतिहासकार लक्षणों के आधार पर ऐसा मानते हैं कि पूर्व सामंती व्यवस्था प्राचीन काल से संबद्ध है। सामंतवाद अपने स्वरूपों के साथ मध्यकाल में प्रकट हुआ और आधुनिक काल में सामंतवाद के बाद के लक्षण औद्योगिक
औद्योगिकरण, वाणिज्यीकरण, उपभोक्तावाद वगैरह वगैरह, पोस्ट इंडस्ट्रियल सिनेरियो जिसकी बात करते हैं, ये सब बातें आ गई। तो कुल मिलाकर लक्षण प्रधान वर्गीकरण, इतिहास का कालखंड में विभाजन ज़्यादा बेहतर माना जाता है, ज़्यादा समीचीन माना जाता है। फिर कुछ धारणाओं पर भी चर्चा आवश्यक हो जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि अचानक कोई बात हो गई, फ्रांस की क्रांति अचानक हो गई, भगत सिंह अचानक प्रकट हो गए, कोई महत्वपूर्ण रक्तहीन क्रांति, भारत में जितनी क्रांतियां हुई अचानक हो गई। तो ये अचानक तत्व को इतिहास में स्वीकार नहीं किया जाता है। कारणत्व के सिद्धांत के अंतर्गत मोटे तौर पर यह माना जाता है कि कोई परिवर्तन होता है, आयतन उसका छोटा हो या व्यापक हो, उसके निश्चित रूप से कुछ प्रक्रिया संबंधी कारण होते हैं जो खास समय के बाद प्रकट होते हैं। आसान उदाहरण से इसको ऐसे समझाते हैं हम लोग कि पानी जब खौलने लगता है तब हमें लगता है कि पानी खौल रहा है, लेकिन खौलने की प्रक्रिया विभिन्न तापक्रमों से के माध्यम से 100 तक जाती है, तो क्वथनांक होता है, उबाल बिंदु पर पानी खौलता हुआ नजर आता है। तो हम प्रक्रिया को गौण नहीं कर सकते, प्रक्रिया की परिणति ही प्रकट होती है। तो उसके पीछे एक लंबा परिवर्तन और सातत्य के नियम के अनुरूप इतिहास की धारा प्रवाहित होती है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। इतिहास में पारलौकिक चीज़ों का कोई स्थान नहीं, लौकिक जगत से जुड़ी हुई चीज़ें ही इतिहास की वस्तु होती हैं। और यही कारण है कि इतिहास लेखन, उपन्यास लेखन, कहानी लेखन और लेखन की अन्य विधाओं में मूलभूत फर्क है। जहाँ इतिहास विशुद्ध लौकिक 100% तथ्यों पर आधारित होता है, वहीं धारावाहिक कथानक, कहानियाँ, उपन्यास के पात्र कल्पित होते हैं और आजकल डिस्क्लेमर के रूप में दिया भी जाता है कि किसी वास्तविक घटना या व्यक्ति से संबद्ध हो जाए तो ये इत्तेफाक की बात होती है। इतिहास में इत्तेफाक के लिए कोई जगह नहीं होती है। तो इतिहास के अध्ययन और इतिहास को देखने का नज़रिया अलग होता है। बहुत सारे बिंदु हैं जो अन्य विषयों के द्वारा भी समाहित किए जाते हैं, जैसे धार्मिक क्रांति। तो धर्म थियोलॉजी का भी विषय है, धर्म दर्शन शास्त्र का भी विषय है, धर्म भक्ति साहित्य का भी विषय है। लेकिन जब हम इतिहास के मानकों के अनुसार चर्चा करते हैं तो लौकिक चर्चा करते हैं, आत्मा परमात्मा, अलौकिकता, अवतारवाद वगैरह वगैरह से परहेज करते हैं, क्योंकि इतिहास में तथ्यों का सत्यापन जरूरी होता है। बिना तथ्य के हम इतिहास को प्रामाणिक वस्तु के रूप में नहीं स्वीकार करते हैं, जो जनमानस में प्रचलित होता है। कहा जाता है कि आस्था में तर्क नहीं, तो ठीक है, जनमानस में आस्था रहती है, पौराणिक नायक होते हैं, अलौकिक घटनाएं होती हैं, लेकिन इतिहास में स्पष्ट रूप से अलौकिक चमत्कारों, तिलस्मी कथाओं के लिए कोई जगह नहीं होती। अर्थात वास्तविकता के धरातल पर तथ्य परक, जिसकी पुष्टि की जा सके, जिसके साक्ष्य जुटाए जा सके, उन्हीं चीज़ों की चर्चा इतिहास के दायरे में होती है। इतिहास में हम विज्ञान की भांति कुछ पहले से ही निष्कर्ष को लेके चल सकते हैं। खास करके वाक्यांश में, कोटेशंस में कुछ सवाल आते हैं, लेकिन उससे सहमति होना इस बात पर निर्भर करता है कि पक्ष में कितने तर्क हम जुटा पाते हैं। नहीं तो हमें फलाफल या निष्कर्ष
को संशोधित भी करना पड़ सकता है। तो इतिहास में क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, इसके बारे में फिर चर्चा होती रहेगी, लेकिन मैं यह मानता हूं कि इतिहास में विद्यार्थियों को खास करके टेक्स्ट बुक अवश्य पढ़ना चाहिए। यद्यपि पठन पाठन की प्रवृत्ति कमती जा रही है, लोग सस्ते साहित्य और मौसमी साहित्य का अध्ययन करके बिना कुछ विषय की गहराई को समझे, अवधारणा को समझे, स्नातकोत्तर भी पास होते जा रहे हैं और कहीं से उनकी जो उपाधि है उनके ज्ञान को सही रूप में प्रक्षेपित नहीं करती है। तो डिग्री बटोर लेने से कुछ नहीं होगा। हमने पहली चर्चाओं में इस बात को रेखांकित किया है कि हमें वास्तविकता में इतिहास से जुड़े अन्य अनुषांगिक विषयों जिसमें रोजगार की संभावनाएं भी हैं, तो हमें प्रस्तुतिकरण, तकनीक, समझदारी, अवधारणा और व्यवहारिक रूप से उसको उपादेय बनाने की समझदारी होनी चाहिए। इतिहास के बारे में प्रायः कहा जाता है कि इतिहास अपने को दोहराता है और जो विवेकहीन होते हैं वो इतिहास के इस दस्तक को नहीं सुनते और इसीलिए उन्हें इतिहास सबक सिखाता भी है, दंडित भी करता है। ये सभी जानते हैं कि तानाशाहों का असर क्या हो गया, फिर भी एक प्रवृत्ति के रूप में वर्तमान में भी से हम देखते हैं। तो विगत स्मृतियों को हम ताज़ा दो ही उद्देश्य करते हैं कि हम निरंतर प्रेरित होते हुए अब तक की उपलब्धियों को संजोकर क्रमबद्ध ढंग से संचित ज्ञान के रूप में रखकर आगे की छलांग लगाएं, क्योंकि इतिहास की दिशा ऊर्ध्वगामी होती है। साथ ही साथ हम अतीत में जाने अनजाने में जो कुछ खामियां रह गई उसको एहसास करें और उसको दोहराए नहीं, तो फिर इतिहास की उपादेयता बनी रहेगी, सातत्य और निरंतरता बनी रहेगी। इतिहास में अगली चर्चा में हम पारिस्थितिकी और वंशानुगत व्यवस्था, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट और कल्चर और सिविलाइजेशन, क्योंकि सूक्ष्म अंतर है लेकिन बारीक अंतर है। इतिहास में मोटे तौर पर यह कहा जाता है कि इतिहास एक अध्ययन है जो समसामयिक भी होता है और जो संस्कृति और सभ्यता का भी लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। तो हमें उम्मीद है कि आप फोन के माध्यम से जहाँ कहीं भी गतिरोध होगा, खास करके 1 से 2 के बीच में आप हमसे संवाद करेंगे और बताएंगे। और हमें जहाँ तक लगता है कि वर्तमान वैकल्पिक व्यवस्था में जब हम आमने सामने नहीं हो सकते तो यह एक कारगर माध्यम है, इस माध्यम से हम संवाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुरक्षित रहें और चिंतन करते रहें, संवाद करते रहें। धन्यवाद।